मैंने अपनी कंपनी को कहा कि आप जो काम करने के लिए वर्क परमिट देते हैं ना, हमारा केमिकल प्लांट है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, बहुत स्टेक्स हैं, यानी खुदा ना खास्ता कोई मसला हो तो वो बम से भी ज़्यादा उसके ज़्यादा वो होगा, एक्सप्लोजन होगा। तो हमने कहा कि मैंने उनको कहा कि आप इस पर ये ना लिखा करें कि ये एक रूटीन जॉब है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी साइंस पीछे क्या, कि रूटीन वर्क ऑफ 2000 कूलिंग टावर। जब आप ये लिखते हैं ना तो हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा एक्टिव होता है जो आदतों के लिए बना है, रूटीन्स के लिए बना है, और आदत को हम कभी सोचते नहीं हैं। आप गाड़ी चला रहे होंगे, कभी नहीं सोचेंगे मैं गाड़ी ठीक चला, क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। तो मैंने उनको कहा कि इसको लिखें कि मेंटेनेंस वर्क एट कूलिंग टावर 2025, ताकि आपके दिमाग को लगे ये कोई नया काम है, इसमें नॉवेलिटी है। जब नया काम आता है ना तो आप सीखते हैं। साइकिल पहली मरतबा सीखा होगा तो आप रात को जाके भी सोचते होंगे यार मैंने ये थोड़ा सा इस तरह कर देता, इस तरह कर देता। तो जो आदत बनती है उसको भी अगर देखा जाए तो पहले हम सीखते हैं और फिर उसको हम अपनी तरबियत में, रूटीन में लेके जाते हैं। तो मैंने उनको कहा अगर आप रूटीन लिखेंगे ना तो आपके यहाँ पे प्लांट पे बहुत इंसिडेंट होंगे, क्योंकि जब एक आदमी रूटीन कर रहा होता है तो वो सोचता नहीं है, वो एक रोबोट की तरह काम कर रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि गलती के चांसेस बहुत होते हैं। तो फिर कंपनी ने इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, डिस्कशन की, और ये पहली चीज़ जो इससे मैं कहता हूँ न्यूरो इंटेलिजेंट प्लांट बनाना है। मेरा मकसद है कि एफएफसी को न्यूरो इंटेलिजेंट प्लांट बनाना है, पाकिस्तान के स्कूलों को न्यूरो इंटेलिजेंट स्कूल्स बनाना है, उनकी सर्टिफिकेशंस फ्यूचर में हो कि ये न्यूरो इंटेलिजेंट स्कूल है। ये कमरा जो है ये सपोज न्यूरो इंटेलिजेंट नहीं है। यहाँ पर हम बैठे हैं, अभी मैं आपको एक रिसर्च दूंगा, तो हम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की वो यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर CO2 लेवल्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे, कॉग्निशन नीचे आती जाएंगी। तो हमने न्यूरो इंटेलिजेंस वो बनानी है, उसमें हमारी आदतें भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। और अभी जो हम बात कर रहे हैं, कासिम भाई ने मुझे सिर्फ 2 दिन पहले बताया व्हाट्सएप पे कि इस तरह का है, तो अगर आप आ रहे हैं तो इसको, तो 2 दिनों में मैं जितना कर सका हूँ वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखता हूँ। चीज़ें काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी, लेकिन अभी एक फ्रेमवर्क के तौर पे नहीं आएंगी। इसे एक फ्रेमवर्क बनाना है, और हम इसको सिर्फ नमाज पे नहीं, इसको हर आदत पे इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। और हर आदत, चाहे अच्छे अखलाक हैं, कोई भी और आदतें जो हम चाहते हैं अपने बच्चों में, उनको हम इस तरीके से लेके जाएंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूरो साइंस के कह लें या ब्रेन से रिलेटेड वो मालूम होने चाहिए। पहली चीज़ ये है कि हम हमेशा दिमाग को उसकी मॉडलिंग गलत करते हैं। तो जब हम उसकी मॉडलिंग गलत करते हैं ना तो हम उसको सही तरीके से उसमें चीज़ें डाल नहीं सकते, ठीक है, उसको प्रोग्राम नहीं कर सकते। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो जो ब्रेन की मॉडलिंग करता है वो करता है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक रिपीटिंग मशीन है। हम जितना सिस्टम बनाते हैं अपना एजुकेशनल, या वो एक रिएक्टिव मशीन है। तो आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कहा है या तो चीज़ें रिपीट करते जाएं तब आपको आती जाएंगी, ठीक है, हम लगे हुए रेपिटेशन पर, या वो ये कहता है कि कोई भी चीज़ आए तो आपने उसको रिस्पॉन्स करना है। उस दिन आपने बड़ी अच्छी बात की, प्रोएक्टिव अप्रोच। अमूमन आपकी वीडियोस में दे प्रोएक्टिव अप्रोच, प्रोएक्टिव, ये दोनों मॉडल ठीक हैं, लेकिन ये दिमाग का एक हिस्सा है, ये एज अ होल पूरा दिमाग नहीं है। बेसिकली जो अब 2023, 24, 25 की रिसर्च आती है वो कहती है कि दिमाग एक क्या मैंने लिखा था, प्रिडिक्टिव मशीन है। दिमाग जो है वो एक प्रिडिक्टिव मशीन है। प्रिडिक्टिव मशीन का मतलब ये है कि वो पेशगोई करती है, और जब पेशगोई करती है, अब इन दोनों तरीक़ों से पढ़ने में और आदतें बनाने में बड़ा फ़र्क है। मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क है। दिमाग जो है वो एक प्रिडिक्टिव मशीन है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज़ लर्न करनी है तो आपने ये मॉडल भी यूज़ करना है और ये मॉडल भी यूज़ करना है, ठीक है। इस मॉडल से लर्निंग होगी और इससे होगी रीइंफोर्समेंट, ठीक है। हम कोशिश करते हैं लर्निंग इधर से करें, रिपीट,
हम बच्चों का तो लगाई जाओ, करते जाओ। जैसे ही नई चीज़ आती है, क्योंकि हमने प्रिडिक्टिव मशीन तो बनाया ही नहीं, उस तरीके से दिमाग को ट्रेन ही नहीं किया, तो क्या होता है कि बच्चे जो है ना वो फंस जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि क्योंकि इस तरीके से दिमाग नहीं पड़ता, तो जब हम रिपीटिंग मशीन बना के और गलती हो जाती है, आपने एक चीज़ 20 मरतबा की बेहतरीन, आप एग्ज़ाम देने गए, क्योंकि हमने स्टोरेज समझा दिमाग को और रीइंफोर्समेंट की रिपीट के साथ, और फिर टेस्ट कर दिया उसको। टेस्ट किस बेसिस पे? रेपिटेशन बेस पे, कि अब इसको आ गया। जैसे ही वो एग्ज़ाम देने जाता है और जाके वो बैठता है और उसको चीज़ नहीं आती, तो उसके दिमाग का फियर सेंटर, हमारे दिमाग में एक बेल है जो कि बजना शुरू हो जाती है, जिसे एमिगडाला कहते हैं। ठीक है, फिज़िकली एमिगडाला एक बेल है, सुनती नहीं है, और उसका काम क्या है? वो जब बजती है यहाँ पर दरियाई घोड़े, तो हमारा जो ये वाला दिमाग का हिस्सा जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो एग्जेक्टिव फंक्शन है, सोच है, थिंकिंग है, ठीक है, ये सारे डिसीजन मेकिंग है, उसको बंद कर देता है। हमारे प्लांट पर जैसे प्लांट शट डाउन होता है, लोगों की आवाज़ें कांपना शुरू हो जाती हैं, लोग गुस्से में आने, क्यों? वो बजना शुरू हो जाता है, फियर। और जैसे ही वो बजना शुरू होता है तो वो इसको चोक कर देता है। अब रीजनिंग, लॉजिक, डिसीजन मेकिंग, कामनेस, एम्पैथी सारी ज़ीरो। अब क्या हुआ? आप सर्वाइवल मोड में आ गए। सर्वाइवल मोड है ये पीछे वाली, ये वाली रेप्टिलियन ब्रेन। रेप्टिलियन ब्रेन कहता है अगर सांप सामने आया है तो ये ना सोचो कि सब्ज रंग का है या चूहे खाने वाला है, भागो। वो कहता है थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि सर्वाइवल के लिए थिंकिंग की ज़रूरत नहीं, एक्शन की ज़रूरत है। तो डिसीजन बहुत तेज़ी से होते हैं रेप्टिलियन ब्रेन में, थिंकिंग नहीं होती। लेकिन रेप्टिलियन ब्रेन में आप लर्निंग नहीं कर सकते पहुंच के, तो आपको दोबारा कंट्रोल लाना है। तो हमने क्या किया कि हमने सारी के सारी जब यहाँ पर करके टेस्टिंग की, तो अब क्या हुआ कि बच्चा जो है उसको नहीं आई एक चीज़, ठक उसकी घंटी बजना शुरू हो गई। जैसे उसकी घंटी बजना शुरू हो गई, वो स्ट्रेस में चला गया, वो सर्वाइवल मोड में चला गया, उसका रेप्टिलियन ब्रेन हो गया। अब वो आगे भी सवाल कर रहा है, उसे हो ही नहीं रहे, क्योंकि हमने सिस्टम ऐसा बना दी, और वो पैनिक कर गया, उसको भूल गया। आदत है तो आदत ख़त्म होगी, यहीं पर आदत ख़त्म होगी जब वो स्ट्रेस में चला गया। जबकि ये मॉडल कहता है कि आप दिमाग को एक प्रिडिक्शन मशीन बनाए, तो वो क्या करे? पहले वो प्रिडिक्ट करे, फिर वो एक्चुअल देखे। मसलन मैं आपको कहूँ कि एक छोटी सी एग्जांपल है, ये एक गज़ल है, से आपको सबाक लिखें और तशरीह करके बताएं, बार बार तशरीह करें, ये वाला मॉडल यूज़ करें। अब मैं कहता हूँ ये गज़ल है, इसके ये 3 शेर हैं, आप शायर हैं, चौथा शेर कहें। अब वो बैठेगा कि यार शायर कौन था, उसने कैसे किया, किस तरह किया, अब अगला शेर मैंने क्या करना है। तो वो क्या करेगा? वो प्रिडिक्ट करेगा और फिर अगला सपोज शेयर पढ़। ये एक सर्किट है, ठीक है, इसमें मैं करंट दोगुना करता हूँ, क्या होगा? अब आपने प्रिडिक्टिव माइंडसेट की तरफ चले गए। अब वो कहेगा जी जो चीज़ें उसने पीछे से रिपीटिंग ब्रेन के ज़रिए प्रैक्टिस भी की है, वो उनको यूज़ करेगा, रीजनिंग करेगा, उसको चेक करेगा, और फिर आएगा एरर। अब ये जो एरर आ रहा है, ये डोपामीन प्रोड्यूस करता है दिमाग में। डोपामीन क्या है? लर्निंग केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर, जिससे लर्निंग होती है। पहला सिस्टम लर्निंग न्यूरोट्रांसमीटर नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि आप स्ट्रेस में जा रहे थे, आपकी हार्ट बीट बच्चे की तेज़ होती, पसीना तेज़ होता है, आंखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, सर्वाइवल मोड में चला गया, लर्निंग ख़त्म हो गई वहाँ पे। यहाँ पर डोपामीन हुआ, अब उसको है कि ये एरर क्यों आया है, इसको मैं कम करूँ, और यहाँ पर हम कहते हैं कि वो ग्रो करेगा या वो लर्न करेगा। तो हमारी जो आदतें हैं वो इसलिए ज़्यादा देर पा नहीं होती क्योंकि हम सिर्फ रिपीटिंग मशीन समझ के पूरा का पूरा सिस्टम डाल देते हैं उस पर, ठीक है ना। जिस दिन हम एक मिक्स हाइब्रिड यूज़ करेंगे जिसमें बच्चा हर लेवल पर प्रेडिक्शन भी करेगा। बेटा वज़ू में हाथ धोने से आगे क्या करेंगे, ठीक है बेटा, मगरिब की 2 रकतें पढ़ने के बाद क्या होगा, हम कहते हैं बताओ कितनी रखते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको कहेंगे कि गैस करो, अब क्या होगा कि उसके एंगेजमेंट लेवल भी ज़्यादा होगा। और उसमें अब आते हैं, ये एक छोटा सा मैंने आपको अभी तो बताया कि लर्निंग के स्टाइल, तो हम जो मॉडल लेके आएंगे उसमें ये दोनों स्टाइल होंगे। रेपिटेशन यूज़ होगा रीइंफोर्समेंट के लिए, क्योंकि ज़रूरी है, रेपिटेशन की भी मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ जब हम प्रिडिक्टिव
हम यूज़ करेंगे ना मॉडल, तो आप देखेंगे कि बच्चा जो है जब आप उसको अलग से भी कहीं रख देंगे, खड़ा कर देंगे किसी एटमॉस्फेयर में, तो वो याद करना। वो आदत के 3 हिस्से हैं कोई भी आदत बनाने के। पहला होता है ट्रिगर। ये हमने सर ने तो, कासिम भाई ने तो पढ़ा होगा, ठीक है। ट्रिगर होता है कि आपने शुरू कहाँ से करना है, वो क्या चीज़ है जो एकदम आपके दिमाग को हिट करता है कि अच्छा ये चीज़, जिस तरह आप सपोज जा रहे होते हैं, एकदम एक खुशबू आती है तो आपको लगता है ये मैंने बचपन में भी कहीं सूंघी थी, और उससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ है, कोई पर्सनैलिटी आपको याद आ जाएगी, तो ये एक ट्रिगर है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है रूटीन, कि उसके बाद अजान सुनी, ट्रिगर आ गया, अब रूटीन क्या है, अब जाएं वज़ू करें, नमाज पढ़ें, ये रूटीन है। और तीसरी चीज़ है रिवॉर्ड, कि अब उसका रिवॉर्ड ज़रूरी है। जब भी हम कोई नई चीज़ दिमाग में सीखते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आती है। जब आपने साइकिल सीखा होगा तो आपका ये वाला दिमाग जो है ना, उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया होगा, ये वाला हिस्सा। बच्चों में PFC, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप थोड़ा हुआ होता है, ये हमने ये जहन में रखना है। ये जाके डेवलप होता है 12 साल के बाद ज़्यादा तेज़ी से। तो अगर हम नमाज उसको पढ़ाएंगे और नई नई चीज़ें बताएंगे ना, तो उसका ये दिमाग भी बड़ा तेज़ी से डेवलप होगा। यानी सिर्फ नमाज, ब्रेन को ऐसे हमने प्रोग्राम नहीं करना कि वो नमाज पढ़ाए, हमने नमाज को भी ऐसे रीथिंक करना है कि वो हमारे दिमाग की डेवलपमेंट करे। दोनों तरफ जो है वो हमने विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी। तो जब आप नई चीज़ सीखते हैं, हमेशा न्यू स्किल यहाँ पर आती है, वो आप जब तक सीख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपने उस न्यू स्किल को लेके जाना है एक जगह पर जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। मैंने इसमें नाम भी लिखा हुआ है बेसल गैंग्लिया का। ये है आदत सेंटर, हैबिट सेंटर। जितनी आपकी हैबिट्स है ना, वो यहाँ पर सेव हुई हुई हैं। अच्छा, अब दिमाग हैबिट्स बनाता क्यों, आदतें क्यों बनाता है? क्योंकि हम 90% एक दिन में अपनी आदतों पर रहते हैं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि एक जगह पर सुपर कंप्यूटर बनाया गया अभी रिसेंटली जापान में, और वो सुपर कंप्यूटर कहते हैं कि जी कुछ इंसानी दिमाग जैसी लॉजिक्स कुछ सिमुलेट करता है। तो उसको जो बिजली चाहिए ना, उसका जो हुजम है वो 7 जो बास्केटबॉल के स्टेडियम उनके बराबर है। फुकुगा उसका नाम है। और उसको जो पानी चाहिए वो 10,000 लोगों के जो इस्तेमाल का पानी है वो उसको चाहिए। 28 मेगावाट की बिजली चाहिए। हमारा जो प्लांट है ना वो बहुत बड़ा, उसमें बड़ी बड़ी मोटरें हैं, इतनी बड़ी मोटरें आपके टाउन की बिजली एक मोटर को चाहिए। और वहाँ पे सिर्फ 2 टरबाइनें लगी हैं 28 मेगावाट की, 2 प्लांट है हमारे। यानी एक प्लांट 1 मेगावाट पे, 1 टरबाइन पे चल रहा है 28। और उस पूरे कंप्यूटर को एक प्लांट जितनी है, उसमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। मक्खी के बराबर भी उसमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। तो अब उसके मुकाबले में आप देखें, आपका दिमाग, आपके दिमाग को पता कितनी बिजली चाहिए? 20 वाट। फ्रिज में जो एक बल्ब लगा होता है ना छोटा सा, उसके बराबर दिमाग की पावर है। तो फिर दिमाग की जब इतनी पावर है तो उसको अपनी इस करेंसी की अहमियत का भी बहुत अंदाज़ा है। उसको पता है कि मैंने हर चीज़ पे एनर्जी नहीं लगानी। उसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी कब लगती है? जब वो नई चीज़ें सीखता है। यहाँ पर ये सबसे बड़ा एनर्जी खाने वाला PFC। अब आपने साइकिल सीखा, आपने नमाज सीखी, जितनी देर तक आप सीखते रहें ये इंटैक्ट रहा। लेकिन इसकी ख्वाहिश होगी कि मैं जल्दी से इसको एक रूटीन बनाऊँ और यहाँ पर इसको दे दूँ बेसल गैंग्लिया। क्यों? रूटीन पर एनर्जीज नहीं लगती। ये हमारा ऑटो पायलट है, ठीक है ना। वो नई चीज़ सीखता है और उसके बाद उसको इसको दे देता है। इसको देने तक के लिए उसको बहुत मर्तबा रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर आदतें हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी हम नई चीज़ सीखेंगे उसको आदत के बगैर आप अपनी हैबिट नहीं बना सकते, ठीक है जी। तो आपने इसलिए उसको बेसल गैंग्लिया में लेके जाना ही जाना है। अब हमारी जो सोच है वो थोड़ी सी न्यूरोसाइंस की तरफ भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी आ रही है कि ट्रिगर, रूटीन और रिवार्ड। अब सुबह में आया तो मेरी बेटी जो है ना वो नई जगह पर आई तो वो रो रही थी, और वो 2 साल किया, तो अब हम चाह रहे हैं कि वो फीडर शुरू करें। फीडर शुरू नहीं कर रही थी। अच्छा, वो मेरी वाइफ ने काफ़ी जोर लगाया। मैंने कहा मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ, बड़ा सिंपल है। कहते क्या? मैंने कहा मैं इसको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक बच्चा फीडर पी रहा है, ये शुरू हो जाएगी। तो मेरी वाइफ ने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़िद करती है, तंग करती है, ये कैसे हो?
मैंने सुबह फीडर लगाई, उसमें एक बच्चे ने फीडर लिया मुंह में, वो पीना शुरू कर दिया, उसने भी चुप करके पूरा फीडर किया। अब भी क्यों? क्योंकि पहले 6 सालों में हमारे जो मिरर न्यूरॉन्स हैं उनका सर्किट बहुत तगड़ा होता है। जो बच्चा देखता है वो उसको मिरर करता है पहले 6 साल, ठीक है ना, क्योंकि ये डेवलप नहीं हुआ होता, ये अभी डेवलप हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने उसको सिखाना भी तो है, उसने सीखना कहाँ से? तो उसके दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कहते हैं कॉपी करो, जो चीज़ नज़र आ रही है उसको कॉपी करो, अच्छा करो बुरा करो, ये उसका लर्निंग मैकेनिज़्म है। तो इसका मतलब ये है कि वालिदैन उस्ताद जो चीज़ें कर रहे हैं वो तो वो सीख रहा है, जो कह रहे हैं वो नहीं सीख रहा, ठीक है। तो हमने जो इस मॉडल में भी देखना है, मैंने इसलिए यहाँ पे मिरर न्यूरॉन्स का भी जिक्र किया कि हमने ये भी देखना है कि जो आप जगह बनाएंगे क्या वहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्या घर में वालिदैन नमाज़ पढ़ रहे हैं, और अगर घर में वालिदैन नमाज नहीं पढ़ रहे तो आपने बच्चे के ज़रिए घर को भी ट्रांसफॉर्म करना है, ये इसका पैकेज होना, अदरवाइज़ बच्चा नहीं नमाज़ पढ़ेगा। अगर आप कहेंगे ना कि इंडिविजुअली वो सिर्फ आके ज़ोहर की नमाज़ और मे भी अगर सुबह शुरू होता है तो फजर की नमाज़ पढ़ लें, और घर में जाके वो देखे तो वालिदैन नमाज नहीं पढ़ रहे, तो इस प्रोग्राम में उस बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे में अल्लाह ताला ने इतनी मोहब्बत रखी है कि इंसान वो वाहिद स्पीशी है जो 1 साल तक अपने बच्चे की जो है ना निगहदाश्त करता है। बाकी जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं, साथ ही 4 टांगों पे खड़े होते हैं, अपना खुद करते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने, और इंसान का जो बच्चा है वो सबसे कमज़ोर बच्चा है स्पीशीज़ में देखें, वो 1 साल तक माँ बाप, 2 सालों तक माँ बाप के रहते। तो अल्लाह ताला ने एक सर्किट दिया हुआ लिम्बिक ब्रेन, इतनी मोहब्बत है कि इंसान शेर से लड़ जाता है, अपने लिए नहीं लड़ेगा, अपने बच्चे के लिए लड़ जाएगा जब। तो ये जो मोहब्बत है ये आप यूज़ करके सिर्फ ये नहीं कि उसको नमाज सिखा सकते हैं, उससे आगे भी नमाज लेकर जा सकते हैं। तो अब हमने करना क्या, देखें मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा है, मैंने सारे मैकेनिज़्म यहाँ पर लिखे हैं, इसको भी मैंने देखा है कि आपने ट्रिगर जो है इसको कैसे लेके आना ये। लेकिन एक मैंने कहा कि छोटी उम्र में आप बच्चों को रेपिटिशन के ज़रिए सिखा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा 10 साल की तरफ जाएगा उसका ये जो मिरर न्यूरॉन वाला सर्किट है ये वीक हो जाएगा। अब वो दोस्तों को देखेगा, बाकियों को देखेगा, सोसाइटी को देखेगा, ठीक है। वहाँ पर जो आप एक्सट्रेंसिक मोटिवेशनें दे रहे हैं, टॉफ़ी दे दी, स्टिकर दे दिया, ये वहाँ तक काम करेगा 6, 7, 8 साल। उसके बाद आपको उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन देनी है, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब ये है कि वो आप उसको इस जगह से निकाल के किसी जगह भी रख दें, उसको अंदर से वो जज्बा आए कि मैंने ये करना है। तो आपके जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो भी बदल जाएगा। छोटी एज में आप होंगे रिवॉर्ड सिस्टम डिफरेंट होंगे, बड़ी एज में उसके रिवॉर्ड सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और उसके साथ साथ जो रीइंफोर्समेंट है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट चलेगी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं सिखाती। हमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बड़ी एज में शायद कुछ सिखा सकती है, क्योंकि हमारा ये वाला हिस्सा बन चुका है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का पूरा एक सर्किट होता है। तो हम कहीं जाते हैं और जाके फेल होते हैं ना, और हमें डर लगता है तो हम आगे सोचते हैं यार क्या हुआ, हम रिफ्लेक्ट करते हैं। छोटा जो बच्चा है वो क्रिटिकल थिंकिंग उतनी ज़्यादा नहीं रखता, इसीलिए तो वो वन विलिंग कर रहा है। 17 साल का क्यों, वो नहीं सोचता, उसको लगता है रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, थ्रिल बहुत बड़ी है, और जो रिस्क है वो बहुत छोटा है। हम कहते हैं यार रिवॉर्ड क्या है इसमें, और अगर हड्डियाँ टूट गई तो फिर क्या होगा। तो हमारा सर्किट बिल्कुल उससे डिफरेंट होता है। तो इसलिए जो इंट्रिंसिक मोटिवेशंस हैं उनमें आपको उसको लाना पड़ेगा, और उसके भी मैकेनिज़्म मैंने दिए हैं। आपको उसको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, उसकी चॉइस हो कि वो नमाज़ पढ़े। आपने उसको ऐसे प्रोग्राम करना है कि वो उठे और वो कहे कि मैंने नमाज़ पढ़नी है। फिर वो अपने आप को कहलाए ऐसे कि उसको फील हो कि वो एक बड़े कुंबे का हिस्सा है, क्योंकि वो मुसलमान है और वो नमाजी है। उसको ये पता हो कि मैंने जब सुकून हासिल करना है तो नमाज मुझे सुकून देती है। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्योंकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है इनका सबसे बड़ा मसला होगा फ्यूचर में बर्नआउट और साइकोलॉजिकल अनसेफ्टी। ये इतने इश्यूज़ हैं जो हर क्योंकि काम इतना है, इन्फॉर्मेशन इतनी ओवरलोड हो रही है, हमारा खाना पीना, हमारी नींद सब ख़त्म हो चुकी है। तो कोई ऐसी चीज़ हो जो कि हमें क्या दे, हमें सेफ्टी मुयस्सर करे, हमें कामनेस दे, ठीक है। तो ये वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसकी तरफ हमने उसको जाना है। तो हमने बच्चे को नेगेटिव, अभी एक स्पीकर आए थे हमारे पास बहुत बड़े, हमारे ना ऑफिस से आते हैं, हेड ऑफिस से,
तो उन्होंने आके ना कहा कि बच्चे को पॉजिटिव चीज़ें सिखाएं और उसको नेगेटिव, बिल्कुल सही बात की, नेगेटिव चीज़ें। तो मैं बाद में उनके पास गया, मैंने कहा सर ये आपने क्यों कहा? वो नहीं मुझे जानते थे बिल्कुल, ये वो ना, उन्होंने कहा नहीं जी ये चीज़ें मैंने करके देखी और वाकई उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी। बच्चे का नेगेटिव रेनफोर्समेंट का सर्किट बना ही नहीं होता, मैंने आपको बता दिया, ये बहुत बाद में जाके बनता है। तो अगर आप बच्चे को डराएंगे ना किसी चीज़ से, वो मे भी डर के आपके सामने कर ले, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद वो आदत ख़त्म। लेकिन आप अगर उसको रीइंफोर्समेंट करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और उसके बहुत तरीके हैं जो मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, आपका जो पूरा सिस्टम है वो रीइंफोर्स कर रहा होगा, तो अब क्या होगा कि वो बच्चा जब वहाँ से बाहर निकलेगा, इसके साथ साथ आपका जो पूरा मैकेनिज़्म है, ठीक है, वो इसमें आपने जो मैंने पहले कहा था प्रिडिक्शन, वो लेके आनी है। यानी प्रिडिक्शन का मतलब ये उसको हलवा पका के नहीं देना, उसको हर वक्त गैस करते रहने देता। अब क्या होगा बेटा, बेटा अगर तुर्की चले गए, वहाँ पर अजान कैसी होती है, ठीक है ना, अब आपने तो उसको हमेशा ट्रिगर जो दिया वो एक ही दे दिया मोहल्ले की अजान का, लेकिन उसको वो अब जाएगा तुर्की की सकाफत थोड़ा सा देखेगा, वहाँ की अजान दे, अच्छा सऊदी अरब चले गए, वहाँ पर कैसे अजान होती है, तो वो करेगा कि अच्छा मैं इस ट्रिगर को, मजबूत होता जाएगा ट्रिगर, अब उसको कहीं भी अजान होगी, चाहे टेलीफोन से हो चाहे कहीं से हो, उसका ट्रिगर होगा। अच्छा, तो आपको इसको रूटीन्स को प्रिडिक्शन में रखना पड़ेगा, और प्रिडिक्शन का हम पूरा एक सिस्टम बनाएंगे और उसको फिर इस तरीके से इसमें लेके आएंगे। तो सवाल यहाँ पर आ जाता है, सवाल ये आ जाता है दिल भाई कि प्रिडिक्शन, जी प्रिडिक्शन है ना कि एक चीज़ को अज्यूम कुछ है, और जो है कसरत ज़न से बचो, यानी जो एक गुमान अंदाजा लगाना, डिस्करेज किया, ये जो एक डिफरेंस है मुझे थिन लाइन लगता है, बिल्कुल हार्ड डिफरेंस नहीं है। तो इसको मतलब मिसाल मैं देता हूँ कि फर्ज कीजिए किसी के बायसेस बड़े स्ट्रॉन्ग, यानी उसने पहले तय किया ये गलत है ये सही है, अब उसकी प्रेडिक्शन बनिस्बत, यानी ये प्रेडिक्शन बायस्ड प्रेडिक्शन, और एक प्रेडिक्शन जिसमें किसी किस्म का नफ्स की मिलावट नहीं है, अगेन वर्ड मैंने नफ्स कर दिया कि उसमें बायसेस नहीं, डिफरेंस कैसे करें? सर देखिए, मैं क्योंकि साइंस पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे साथ बहुत एथियस्ट और एग्नोस्टिक इनका ना वो होता है, बातचीत होती है, और बड़ा, और मैं ना अल्लाह ताला से और अम्मी से भी ये कहता था ये आप मेरे लिए दुआ करे कि मेरा ख़ात्मा दीन पर हो, और क्योंकि ये हमारे मुल्क में फ़िज़िक्स साइंस कॉस्मोलॉजी पढ़ाने वाले वो लोग हैं नहीं जो दीन से दीनदार हों, तो वो इतना हमारा ये ऊपर, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैंने देखा कि क्या होता है, मैं भी वही बात कर रहा हूँ लेकिन मेरा जो नतीजा वो डिफरेंट मैं ख़ज़ कर रहा हूँ, और वो भी वही बात कर रहे हैं जिनका नतीजा जो है ना वो उसी चीज़ को, उसी ऑब्ज़र्वेशन को, उसी चीज़ को लेकर वो कर रहे हैं, अपनी बायसेस हैं। जो बंदा आपके माहौल में आएगा वो आपसे भी बायस्ड होगा, आप उसको बायस कर रहे हैं, आप उसको जब ये चीज़ें दिखा रहे हैं तो एक्चुअली आप उसको प्रोग्राम कर रहे हैं। वो जब भी अजान की आवाज़ सुनेगा ना तो उसको अपना बचपन का ये स्कूल याद आ जाएगा, उसको ट्रिगर मिलेगा, उसकी बायसेस आपने वो कर दी। तो आप किसी की ना बायसेस नहीं ख़त्म कर सकते, ठीक है ना, आप हाँ आप अपना असर और सूख ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखें रिचर्ड डार्विन एक बंदा था जिसने दी थ्योरी ये जो एवोल्यूशन किया, उसके पीछे वेस्ट ने अंधाधुंध पैसा लगाया कि इंसान जो है ना वो तो ऑटोमेटिकली बनता गया और एक सेल से बना और फिर आगे से आगे आगे कहते हैं। अब रियल जो साइंटिस्ट है वो भी कहते हैं कि यार ये इर्तिका नहीं है जो ये कहता है, लेकिन वर्जन उसका है। क्यों? पैसे, क्योंकि उन्होंने एक पूरा ग्रो बनाया, बायसेस चेंज की, और वो भी ऐसी है ना। हाँ जी बिल्कुल, वो भी ऐसा ना, मार्केटिंग बहुत बढ़िया, इतनी बड़ी है लादीन की, बिल्कुल वो इतनी कमाल की स्टोरी लगती है और इतनी जबरदस्त सच्ची स्टोरी लगती है, ऐसे ही, लेकिन है नहीं। तो ये जो बच्चे आप 10 से शुरू करेंगे ना तो उनको जब आप इस तरफ लाएंगे, क्योंकि ये मॉडल नया, इस पर हमने जाना ही जाना है। देखिए आप एक बच्चे को मोबाइल फ़ोन इन चीज़ों से नहीं रोक सकते। आज मैं एक बच्चे को कहूँ, भी मैं सोच रहा था इसके क्रिटिकल थिंकिंग भी तो करनी है ना इस मॉडल पे हमने वो करना। मैं सोच रहा था कि इसमें एक बहुत बड़ा वो एक रिसर्च हुई, डॉक्टर मैथ्यू लाइबरमैन है, वो करते हैं रिवॉर्ड सिस्टम किससे एक्चुएट होता है ज़्यादा। तो उन्होंने सोचा कि हमारे दिमाग में रिवॉर्ड सिस्टम, उसमें एक ख़ास हिस्सा है वेंट्रिकल स्ट्रेटम।
तो उन्होंने कहा कि वो क्या काम है जो इंसान करता है और उसको बहुत खुशी मिलती है। उस दिन आप खुशी की बात कर रहे थे ना, तो उसने सबसे पहले ना लोगों को ना पैसे दिए, बोनस अनाउंस कर दिया, ये कर दिया। तो देखा कि वो जो हिस्सा था ना वो एक्टिवेट हो गया। लेकिन वो एक्टिवेशन ना कुछ दिनों के लिए रही, ज़्यादा नहीं हुई। ठीक है, तो उसने अंदाज़ा हो गया कि यार अच्छा पैसे मिलने से खुशी होती है लेकिन इतनी नहीं होती। फिर उसने लोगों को उनकी पसंद का खाना दे, तो उसने देखा कि बड़ा एक्टिवेट हुआ। फिर उसने लोगों को खूबसूरत चेहरे दिखाए, वो एक्टिवेट हुआ। फिर उसने कहा अच्छा इससे ज़्यादा खुशी किससे होती है? तो उसने क्या किया कि उसने लोगों की पब्लिक तारीफ़ की। एक बंदा था, उसने अच्छा काम किया, आपने कहा यार आ जाओ यार, 100 बंदे सामने खड़े, यार इस बंदे ने ये काम किया, ये काम के तालियां हो जाए, वो तालियां हो गए। उसने देखा कि पैसों से ज़्यादा खुशी उस वक्त उस बंदे को मिली जो कि एक्चुअली इसकी पब्लिक हुई थी। अच्छा, इसी तरह पब्लिक इंसल्ट, आप सर हैरान होंगे ये सुन के कि पब्लिक इंसल्ट को जब MRI की गई तो वो दिमाग के उस हिस्से को हिट कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था जो फिज़िकल पेन को करता है। यानी अगर आप एक बच्चे को क्लास के सामने कह देते ना क्लास से बाहर निकल जाओ, या तुम तो हो ये कौन दिमाग हो, ये कौन जहन हो, ये हो, तो उसका वो वाला हिस्सा एक्टिवेट होता है बिल्कुल ऊपर, जो उसके सर दर्द में, उसके पेट में मुक्का लगने से, लेकिन सिर्फ ये कि वो आपको आके बता नहीं सकता। और फिर उन्होंने कहा अच्छा अगर ये है तो इसको पेनाडॉल देते हैं, बाय टेलिनॉल दी उन्होंने, पेनाडॉल हमारी, फिर तो ठीक हो जाना चाहिए। और वो ठीक हो गए। अब ये फैक्ट है कि आप जब सोशल, आपको जो है ना वो हेट्रेड मिले या आप लोनलीनेस का शिकार हों, आप पेनाडॉल खाएं, आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि फ़िज़िकल पेन को ही जाके वो इनहिबिट करता है ना। तो इसलिए उन्होंने देखा कि अच्छा सोशल अगर आप एक्नॉलेजमेंट किसी को देते हैं तो बड़ा उसको वो मिलता है। फिर उन्होंने इससे भी ज़्यादा खुशी किसी से मिलती। तो पता चला कि जब आप ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं ज़िंदगी में, तो उसने कहा कि बहुत ज़्यादा उससे खुशी मिलती है। मैं सोच रहा था कि इसको ना आगे ग्रैटिट्यूड को भी देखना चाहिए कि जब आप शुक्र करते हैं तो फिर आपको कितनी मिलती है। अब मैं सोच रहा था कि अच्छा इसमें से एक चीज़ उठा लेते हैं, और वो है सोशल, जो आपको जो एक्नॉलेजमेंट मिलती है। हम बच्चों को सोशल एक्नॉलेजमेंट देना शुरू कर देते हैं। बच्चा मस्जिद में जाता है, स्कूल में जाता है, वो नमाज़ पढ़ता है, सब उसको करते हैं। अब इसका नुकसान क्या है? अब इसका नुकसान ये है कि जब वो बड़ा होकर किसी ऐसी मस्जिद में गया जहाँ पर वो अकेला है, उसको जानने वाला नहीं है, वो किसी ऐसे मोहल्ले में गया, वो नमाज़ पढ़ने गया और उसको सोशल एक्नॉलेजमेंट ना मिली, अब उसको तो आदत है उस चीज़ की, खुशी की, उस एहसास की, तो फिर उस पर क्या होगी? तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को चेंज करना होगा कि जब हम सोशल एक्नॉलेजमेंट की या प्रेज़ की या इस किस्म की रीइंफोर्समेंट्स की बात करेंगे, तो उन रीइंफोर्समेंट्स को भी आपने देखना होगा कि ये एक बिल्कुल अलग सेटिंग में, वो यानी इतना पावरफुल हो जाए कि वो अकेला खड़ा हो किसी जगह, वो कहे यार मैंने नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, इतनी ज़्यादा इंट्रिंसिक। इसलिए ये छोटी क्लासेस के लिए तो पब्लिक एक्नॉलेजमेंट, शाबाश, स्टिकर, चेक बुक, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो बड़ी क्लासेस में बच्चे होंगे या उनके लिए फिर आपको और चीज़ें, रीइंफोर्समेंट और किस्म की डिज़ाइन करनी पड़ेंगी जो उसके अंदर से आएँ। और एक बड़ी अच्छी थेरी है और वो है TDS थेरी, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया। वो बताती है कि लॉन्ग टर्म आदतें कैसे पैदा होती है। तो वो कहते हैं कि आप पहले एम्पावरमेंट करें। जब आप आदत बेसिक बना देते हैं ना, उस आदत के एक्सरसाइज को एम्पावरमेंट करें, कि उसको थोड़ा सा शो करें कि अब ये आपकी मर्ज़ी, अपनी सुपरविजन में। तो वो जो है उसको देखे कि अच्छा मुझे नमाज़ पढ़नी है। मुझे कासिम भाई जो है ना हर वक्त नहीं अच्छा लगा के देख रहे, उन्होंने 4 साल मेरी ट्रेनिंग कर दी। अब 1-2 साल उन्होंने स्कूल में मुझे कहा कि अब मैं एम्पावर्ड हूँ, तो मैं किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ, मसल्ला कैसा हो, ये चीज़ें। फिर उसके साथ साथ ये होता है कि वो रिलेट करनी चाहिए, ठीक है, कि वो उसके साथ अपने आप को मुसलमान, नमाजी, ऐसे अलकाबात से पहचाने, वो पहचाने कि इसका मुझे दुनिया में भी फ़ायदा है। तो हम आखिरत का तो फ़ायदा देखते रहते हैं और डराते रहते हैं कि अल्लाह ताला दोज़ख में फेंक देंगे, जो कि बिल्कुल नहीं करना इस पूरे है। लेकिन दुनिया का फ़ायदा भी हमने दिखाना कि इससे तुम्हारी माशाल्लाह सेहत भी अच्छी हो रही है, इससे तुम जो है ना काम भी हो, पुरसकीन भी हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हें तो कोई मुश्किल ही नहीं है, जब कहो तो उससे बातचीत कर लो। ये तो अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है।
तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने कुछ इसमें लिखी हैं, और इंशाल्लाह इससे हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इससे हम फिर चेकलिस्ट बनाएंगे, इसमें हम एक करिकुलम डिज़ाइन, वो काफ़ी हद तक पीछे मैंने कुछ किया है। मैं सर AI का भी सर्टिफाइड हूँ मैं, तो मैं जब काम करता हूँ ना तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैंने अपने लिहाज से ट्रेंड किया हुआ है। उसको मेरे बारे में, जो मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसको मेरे बारे में पता है, ये बंदे ने क्या किताबें पढ़ी हैं, इसका क्या ज़हन है, इसकी क्या सोच है। तो मैं फिर ये करता हूँ, फिर जब मैं चीज़ें डिज़ाइन करता हूँ ना तो वो इस चीज़ का ख्याल रखती है कि मैं किसके लिए चीज़ें डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इसका एक पूरा हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और बना के फिर हम इंशाल्लाह करेंगे, और ये सब आदतों के लिए होगा, ये सिर्फ नमाज के लिए नहीं होगा इंशाल्लाह। सर ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, दिमाग के 3 हिस्से हैं हमारे। जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो उसका ना ये वाला सर्वाइवल ब्रेन एक्टिव होता है, क्योंकि उसने सर्वाइवल करना है। तो उसके पास ना 3 वो चीज़ें होती हैं, या वो रोता है यानी फ़ाइट मोड में, भूख लगी है रो रहा है, ठीक है, या वो फ्लाइट मोड में, अगर उसकी नैपी गिली है तो अब देखिए वो कर रहा होगा, ये उसका फ़्लाइट मोड है, ठीक है, या फिर वो फ्रीज़ मोड में, अगर वो डर गया और बिल्कुल सहम गया तो वो फ्रीज़ मोड है, ठीक है। तो पहले 2 से 3 साल में जो हमारा ये वाला दिमाग होता है ना, ये सबसे ज़्यादा, बच्चा वो पैदा ही इसके साथ होता है कि उसने सर्वाइवल करना है। उसके बाद फिर दिमाग ना इस तरह होता है, ये मॉडल है दिमाग का, ये बड़ा एक मशहूर साइंटिस्ट है, उसने कहा ये जो है ना, ये है सर्वाइवल मोड, प्राइमल मोड, ये वाला हिस्सा, ये है लिम्बिक, और ये है पूरा कॉर्टेक्स, और ये नाखून जो है ये PFC हैं, मैं आपको बताता हूँ, और ये है हमारी बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से है, न्यूरॉन्स यहाँ से है। अब इस दिमाग के साथ बच्चा पैदा हुआ, ठीक है जी, और दिमाग बच्चे के जो पहले 3 साल है उसमें 90% तक उसका दिमाग जो है वो डेवलप हो चुका था साइज़ में, और उसके कनेक्शंस जो हैं वो बहुत तेज़ी से। तो अगर आप पहले 2 से 3 साल में बच्चे को लैंग्वेज नहीं सिखाते ना, तो एक बहुत बड़ी रिसर्च है जिसमें वो बताती है कि वो बच्चा हमेशा के लिए पीछे रह जाएगा, ठीक है ना। तो आपको उसको बोलना है। मैं अब, मेरी बेटी है 2 साल की, तो हमने उससे सिर्फ बातें की हैं, और वो बातें जो है ना हमने मोबाइल से बिल्कुल नहीं करवाई, ठीक है ना, क्योंकि मोबाइल जो है वो ये करता है कि वो आपको वर्चुअल लूप एक दे देता है जिसमें दुनिया आउट हो जाती है। आपने एक चीज़ पोस्ट की या आपने कोई गेम खेली, उसने आपको जो है ना वो कॉइन दिया, ठीक है, रिवार्ड दे दिया, आपने देखा, आपका एकदम डोपामीन हुआ, डोपामीन के बाद आपने दोबारा पोस्ट लगा दी या वो खेला, अगली स्टेज के लिए, दुनिया गायब हो गई। तो जो बच्चे गेम्स या इनसे सीखते हैं ना, कार्टून्स वगैरह से, मैं उनके माँ बाप को कहता हूँ इनको कहें पानी ला के दें। आज तक कोई बच्चा मुझे, क्योंकि वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं आंटी पानी ला दें, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, क्योंकि रियल टाइम ज़िंदगी जो है ना उसमें मैं अपने बच्चों को शुरू में दिखाता था 2017 में 18 में। तो एक दिन मेरी बेटी ने कहा हमने ज़ू देखना है, हम वहाँ से गए जी बहावलपुर ज़ू देखने के लिए। तो उसने कहा ये तो बोरिंग है, वहाँ पे तो 10 मिनट में हम आते हैं, और वो तो शेर भी इतना उसका कलरफुल होता है, और वो मंकी ऐसे होता है और आवाज़ें ऐसी होती हैं, ये तो बोरिंग है रियल लाइफ जो है। तो उनको रियल लाइफ बोरिंग लगना शुरू हो जाती है, और उनकी जो लर्निंग है वो बहुत ही सुपरफिशियल की होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होते हैं, और जो ये बच्चे होते हैं इनकी लैंग्वेज नहीं एक्वायर होती है। अब बच्चों को कार्टून दिखाते हैं, आप देखें बच्चा लेट बोलेगा हमेशा, ठीक। मेरी भाई की बेटी जो है वो 3 साल में बोली, और मेरी माशाल्लाह बेटी जो है अभी 2 साल की नहीं हुई थी, तो वो जुमले बोलती है क्योंकि हमने उसको वो नहीं किया। तो सर ये जो है ना ये प्राइमल ब्रेन है, ये उस वक्त आप इसमें जाते हैं, आप इन तीनों ब्रेन्स में ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन एक वक्त में एक का रोल ज़्यादा होता है। इसमें आप उस वक्त जाते हैं जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप डर में होते हैं, जब आप फेयर में होते हैं, ठीक है ना। ईगो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो क्या होता है कि नॉर्मली आप यहाँ पर, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स में अभी बताता हूँ, इसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे ही कोई ऐसी बात हुई कि मैं एकदम फियर में चला गया, मैं डर गया, ठीक है, तो मैं चला जाऊँगा यहाँ पर। जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो ये कहता है कि ब्रीदिंग तेज़ कर दो, ठीक है, नर्वस सिस्टम ही बदल जाता है, एक और नर्वस सिस्टम को ये कर देता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो क्या कहता है, हार्ट रेट बढ़ा दो, अब सांस तेज़ लेना शुरू कर दो, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पसीना आना शुरू हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, आँखों की पुतलियाँ, टेस्ट बढ़ जाता है, सारी सेंसेस हाई अलर्ट हो जाती हैं जब आप इसमें होते हैं।
तो इसका मतलब कि बॉडी नहीं चाहती आप इतनी देर हाई अलर्ट रहें, क्योंकि आप ये कहते हैं इम्यून सिस्टम ज़ीरो कर दो, डाउन कर दो, मुझे इम्यूनिटी की ज़रूरत है, मैंने भागना है, शेर आ गया, मुझे इम्यूनिटी की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने भागना है, सर्वाइव करना, मैंने लड़ना है किसी से, फ़ाइट फ्लाइट। तो अगर फ्लाइट मोड है तो मैंने भागना है, फाइट है तो उसके साथ फिर ये होता है कि ये जो सिस्टम है कहता है कि डाइजेशन बंद कर दो। जब भी आप इसमें ज़्यादा देर रहेंगे आपका पेट ख़राब हो जाएगा। आप जब भी स्ट्रेस में रहते हैं आप देखें आपका पेट सबसे पहला इम्पैक्ट आता है, ठीक है ना, इसमें। और तीसरा जो है ये कहता है कि सेलुलर लेवल पे ग्रोथ ख़त्म कर दो। आपकी ग्रोथ नहीं हो रही इस मोड में, आपकी डाइजेशन ख़त्म हो गई और आपकी ये ख़त्म हो गई जो थी इम्यूनिटी। तो क्या आप बच्चों को इसमें ज़्यादा टाइम रखना चाहेंगे इस एज में? हम खुद भी रहते हैं हर वक्त। अब वो शेर बदल गया बॉस से, वो आता है तो मैं इसमें चला जाता हूँ, ठीक है ना। वो शेर बदल गया कंप्यूटर, हाँ अब्बा जी से, कंप्यूटर की स्क्रीनों से, ठीक है, उसमें से। तो क्योंकि नींद ना आना भी आपको इसमें लेके जाता है, मतलब नींद का कम होना। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें हमें लेके जा रही हैं, जो हमारे बच्चे जा रहे हैं इसमें। उसके बाद फिर आता है ये वाला, ये है लिम्बिक ब्रेन, यहाँ पे लर्निंग होती है। और ये इसके जो मोटे मोटे हिस्से हैं वो ये हैं कि ये आपकी मोटिवेशंस यहाँ से आती हैं लिम्बिक ब्रेन से, जो लर्निंग है वो यहाँ पर होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ यहाँ पर बनती हैं, इमोशंस एंड बिहेवियर्स। अगर आपने बच्चों के इमोशंस एंड बिहेवियर्स और इन चीज़ों, तो पेट जो है ना हमारा, इसमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। दूसरा बड़ा दिमाग पेट में है इंसान के। यहाँ से एक नर्व चलती है, उसको वेगस नर्व करते हैं, वो आके लिम्बिक ब्रेन में ठक कनेक्ट होती है। और 85% सिग्नल पेट से दिमाग में आते हैं, सिर्फ 15% वापस जाते हैं। इसका मतलब कि हमारी ग़ज़ा का, हमारे खाने पीने का इतना ज़्यादा इम्पेक्ट हमारी लर्निंग पर, हमारे इमोशंस पे, हमारी मोटिवेशन पे है, इतना ज़्यादा इम्पेक्ट है। और अब मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, मैं अपना पेट नहीं ख़राब होने देता। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसा खाऊं जिससे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पेट की जो सेहत है, जो बैक्टीरियाज़ हैं, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वो रहें। और मैं उसके लिए स्पेशल चीज़ें खाता हूँ उसमें। और उसके बाद सर फिर ये है कि इसको, ये लर्निंग सेंटर है, ठीक है। जब स्ट्रेस आता है तो इसमें एक दरियाई घोड़ा है जो कि आपकी लर्निंग करवा रहा होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, वो उसको खा जाता है, उसको बर्न आउट करना शुरू हो जाता है। यानी स्ट्रेस बच्चे के लर्निंग सेंटर को बर्न करना शुरू कर देता है, ये रिसर्च कहती है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास है ये ऊपर वाली हिस्सा जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स में वैसे तो यहाँ पे मुख्तलिफ सेंसरी सिस्टम्स हैं सारे, लेकिन ये जो हिस्सा है ना, जो सामने वाला है, ये है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और ये वो हिस्सा है जो कि एक साहब थे, तो वो 1848 में अमेरिका में ट्रेन की पटरियाँ दल रही थी, तो उसमें ना वो बारूद डालते थे और उड़ा देते थे चट्टानें। तो फिनिश गेज नाम था, बहुत मशहूर स्टडी है रिसर्च में। तो वो क्या हो रहा था, वो किया तो एक वो टैंपिंग रॉड उन्होंने रखी हुई थी, तो वो रॉड लगी यहाँ 1.5 इंच और यहाँ से निकल गई, तो उसने PFC को हिट किया। वो ज़िंदा रहे, जागते रहे, लेकिन जब वो वापस आए, PFC को रिपेयर होने में 3-4 साल लगे। लेकिन उन 3-4 सालों में उनके ये घोड़े हैं ना, ये घोड़े हैं, तो ये लगाम है। बच्चों के पास लगाम नहीं होती, अब देखें लगाम जो है ना वो बनती है 18 साल के बाद। इसलिए टीन एज सबसे ख़तरनाक होती है, क्योंकि उसमें रिस्क टेकिंग जो है वो बच्चों की बहुत ज़्यादा होती है। और एक इवन एक्सपेरिमेंट किया गया, सर जब आपका टाइम ख़त्म हो जाए मुझे बता देना है कि मुझे कि बच्चों को गुब्बारे दिए गए कि फुलाओ, तो बड़ों ने कम गुब्बारे फाड़े, बच्चों ने ज़्यादा फाड़े, रिस्क टेकिंग। फिर उनको ग्रुप्स में बिठाया गया, फिर उन्होंने कहा फाड़ो, उन्होंने और ज़्यादा फाड़े। ग्रुप में रिस्क टेकिंग और ज़्यादा हो जाती है, जब मिलके गाड़ी चलाते हैं तो ज़्यादा वो होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये सारे रेगुलेशन करता है। ये डिसीजन मेकिंग यहाँ से होती है, लॉजिक्स यहाँ से होती हैं, इमोशन रेगुलेशन, इमोशन का सेंटर ये है, लेकिन रेगुलेशन कहाँ पर क्या इमोशन देने, एम्पैथी, ये सारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से होती है, ठीक है जी। तो ये आपका एग्जेक्टिव मेमोरी होती है इसके पास, थोड़ी 7 से 8 चीज़ें ये एट अ टाइम पकड़ के रखता है। तो जब आप स्ट्रेस में जाते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर भी भूलना शुरू हो जाता है। जब आप स्ट्रेस में जाते हैं आपको मोबाइल नंबर, लोगों के नाम भूलने शुरू हो जाते हैं जब क्रॉनिक स्ट्रेस में जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बात, ये अगर दिमाग है और यहाँ पर एक घंटी है, ठीक है, लर्निंग सेंटर के पास, और जब वो बजना शुरू होती है स्ट्रेस की वजह से,
तो वो आपके इस PFC को चोक कर देती हैं। अब जब तक इस घंटी को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे आपकी लर्निंग नहीं होगी। और इस घंटी को नॉर्मलाइज करने के लिए फिर ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, फिर राइटिंग टेक्निक्स हैं, कई ऐसी चीज़ें मुझे पता होता है मेरी ये घंटी कब एक्चुएट होती है, ठीक है ना। आजकल हुई थी पिछले दिन जब मुझे वो अपनी टॉक का पता लगा ना, सारी बात आप टॉक आते हैं बड़े शहर में, हमने साल में देनी होती है 2 टॉक्स। हम कासिम साहब तो हैं नहीं कि हर वक्त टॉक में तो कोई मसला ही नहीं है, तो आपने उसको तैयार करना है, फिर इतना सफ़र करना है, आके 15 मिनट की टॉक देनी है। तो मुझे ना ये टेड टॉक ये एक्चुएट हुआ था, फिर मैंने उसको काम डाउन किया, क्योंकि जब ये एक्चुएट होता है तो ये फिर कंट्रोल उसको देता है। तो PFC जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग में, ये लगाम है जो हर चीज़ को ड्राइव करती है। अच्छा, मुझे ये पता लगा किसी बंदे को अगर अपनी मेंटल हेल्थ चेक करनी है तो वो चेक करे सुबह। जी जितने बीमार लोग हैं ना ज़हनी तौर पे, वो सुबह के टाइम उनका वो डिस्टर्ब है, अमिगडाला वो उस म्यार पे नहीं होता जिस पे होना चाहिए। यानी आप कह लीजिए कि नॉर्मल हेल्दी ब्रेन जो है वो सुबह के टाइम पे चिड़चिड़ा नहीं होता। सुबह उठने के बाद अगर आप बहुत रिएक्टिव हैं, आप बाल की खाल उतारने में लग जाते हैं, आपको हर चीज़ इरिटेट कर रही है, आप दूसरों को जज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, आप हर चीज़ पे को कमेंट पास कर रहे हैं, अगर मॉर्निंग टाइम में ये आपके साथ होता है तो दिस इज अ साइन दैट यू आर नॉट अ मेंटली हेल्दी पर्सन। आप ये जो है ये क्या होता है ये बता दें। जो नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी कई वजह हैं। देखें, ये मैं असल में इसलिए भी इंडोर्स कर दूंगा, जितना अच्छा साइकोलॉजिस्ट है ना, मैं ये समझता हूँ कि अच्छा साइकोलॉजिस्ट जो है दुनिया में ना ब्रेन को हैंडल करने के 7 लोग हैं। न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, 5वें नंबर पे बिहेवियर साइंटिस्ट, 6ठे नंबर पे टॉक्स एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये डिक्लेयर हो चुके हैं। 7वें पे हीलर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर को डिक्लेयर किया है। अच्छा, ये साइंस मान गई है। अच्छा, हाँ, ये तो साइंस मान गई है, बिलीव देती है आपको। तो उन्होंने सर ये ढूंढा है कि जो अच्छा साइकोलॉजिस्ट है और अच्छा साइकेट्रिस्ट है, जिस साइकेट्रिस्ट के पास अच्छा साइकोलॉजी का इल्म नहीं है और जिस साइकोलॉजिस्ट के पास कुछ साइकेट्री का राइट इल्म नहीं है, वो अच्छा नहीं है प्रोफेशनली। दोनों को ये सिखाया जा रहा है दुनिया में कि जब हिस्ट्री लो तो पेशेंट से पूछो कि जब तुम रात सोते हो तुम्हें सोते वक्त कितना टाइम लगता है, सोने में कितनी मेहनत होती है, और जब सुबह उठती हो तो पहले 1.5-2 घंटों में रवैये तुम्हारे क्या होते हैं। अब बिल्कुल सही वो बता दीजिए जो ये बला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में हमारा ये जो अमिगडाला है ये ट्रॉमा की वजह से भी डिस्टर्ब हो सकता है। बचपन में अगर कोई ऐसी चीज़ होगी, बड़े होके कोई ट्रॉमा हो गया, वो हो गया। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है ये टोटल इसके अगेंस्ट है। इस पर मैं जितनी भी डिस्कशन करूं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक सर्किट, एक टाइम है, क्लॉक है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है सूरज की शक्ल में। तो अब सूरज क्या करता है कि सुबह निकलता है और हमारा दिन शुरू होता था एक ज़माने में, और शाम को मगरिब के टाइम तलू हो जाता है, और उसके 1.5-2 घंटे बाद हम जनाब कहते हैं यार अब सो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हुआ ये, और अमिगडाला बड़े अरसे से इन चीज़ों का आदी था और वो उसके साथ हमारी बायोलॉजी मैच की हुई थी और वो चल रही थी। क्यों? क्योंकि सुबह जब सूरज निकलता है, आप बाहर निकलते हैं, तो जब रोशनी की पहली किरण मिलती है ना, तो आपके यहाँ के अंदर एक इंटरनल क्लॉक भी है जो कि आपके रिदम्स चलाता है, उसे सर्केडियन रिदम्स कहते हैं। अब वो जो रिदम्स चलते हैं वो चलते हैं रोशनी से। रोशनी निकली सूरज की, आपको पता चला जी सुबह हो गई, साथ ही वो कुछ देर में कॉर्टिज़ोल का एक जो है ना वो स्प्रे होता है। कॉर्टिज़ोल वो हार्मोन है जो कहता है कि दिन के काम शुरू कर दो, टेंशन आ गई, फोकस आ गया, एनर्जी आ गई, ठीक है। आपको नींद नहीं आ रही होती, जो बंदे आधे घंटे बेड में सोए रहते हैं उनका कॉर्टिज़ोल नहीं एक्चुअली प्रॉपर तरीके से न्यूरोपिनेफ्रिन और कॉर्टिज़ोल नहीं स्प्रे हो रहा होता। जब हम रात में जाते हैं तो अब दिन में क्या होता है कि दिन में आपका कॉर्टिज़ोल 10 बजे 9 बजे ना प्राइम टाइम होता है पढ़ने का बच्चे के, उसमें तो दिन में क्या होता है कि एक और केमिकल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, एडिनोसिन। वो स्लीप प्रेशर लाता है। अब स्लीप प्रेशर कहता है कि पीक पे होता है 1 बजे 2 बजे कि भाई आप 15 मिनट के लिए सो जाएं।
वो ड्रेन ही दिमाग से उस वक्त होता है जब आप कैलुला करते हैं। उसके अलावा कैलुला हमने कनेक्ट किया हुआ है खाने से नहीं होता, ठीक है ना। आप खाना छोड़ भी देंगे ना, जो लोग दोपहर को सपोज नहीं भी खाना खाते हैं, फिर भी दोपहर को सोना चाहिए उसका वो, अब वो ड्रेन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आप बड़े अच्छे, आपने कहा यार मैंने तो अपनी अब मैं इसलिए कह रहा हूँ बायोलॉजी इस तरह चलती है। फिर शाम आती है, शाम होते ही क्या होता है कि सूरज की रोशनी कम होती है, लाल होना शुरू हो जाता है सूरज, तो अब क्या एक सिग्नल मिलता है कि नींद वाला जो है ना हार्मोन मेलेटोनिन, उसको जनरेट करना शुरू कर दो। उस वक्त हम उठाते हैं मोबाइल फ़ोन और हम कहते हैं क्या चल रहा है, और वाइट लाइट आँखों में पड़ती है। जब मगरिब के बाद वाइट लाइट आंखों में पड़ती है हमारे, और स्पेशली मोबाइल फ़ोन की ये ब्लू लाइट होती है, हाई फ्रिक्वेंसी लाइट होती है, पेनिट्रेट करती है पीछे दूर तक, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अभी तो दिन है। अब हमारा इंटरनल क्लॉक कह रहा है कि अब रात है, लेकिन जो एक्सटर्नल सिग्नल आ रहा है वो आ रहा है कि अभी तो दिन है, मेलाटोनिन बंद कर दो, नींद का सिग्नल बंद कर दो। तो क्या होता है कि बच्चे जो हैं या हम जागते रहते हैं, और जब हम जागते हैं तो फिर क्या होता है कि नींद लेट आती है। अमिगडाला हमेशा ये खाना, नींद के कम होने से, मोबाइल का यूज़ करने से शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं, हमारा अमिगडाला की रफ्तार जो है वो तेज़ हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं, नींद हमारी पूरी नहीं हुई होती, क्योंकि हमें 5 साइकिल कम से कम चाहिए, 90 मिनट से 120, ये एक साइकिल है नींद का। सर को मेरे ख्याल में इसका इल्म होगा। उसमें आपने डीप नींद में जाना है। डीप नींद जो होती है, डीप स्लीप होती है, उसमें आपकी मेमोरीज़ बनती हैं। तो दिन में जो चीज़ें की ना आपने हाज़र में, दिन में जो सोचा किया, वो मैं बात नहीं कर रहा, जो हाज़र में मैं देख रहा हूँ ये ऐनक किधर है, आपने ये बात कही, मैंने ये कही, ये मेरा डाटा है, ठीक है ना। तो ये डाटा रात को चला जाता है उसके अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और वो जाता है जो इस 1.25 घंटा 2 घंटे के शुरू का हिस्से है ना उसमें, और जो बाद का हिस्सा हर साइकिल में वो है, उसे NREM कहते हैं, नॉन रेम, जिसमें आंखों की पुतलियाँ हिलती हैं, ख्वाब आते हैं। उसमें दिमाग हमारा जो है वो एक फव्वारे की तरह उसमें एक्टिविटी होती है। यानी दिन में एक्टिविटी उतनी नहीं होती जितनी रात को। मेरे पास है, बल्कि अभी मैंने वीडियो बनाई है, आप देखिएगा उस पर, उसमें दिमाग का हर हिस्सा एक्टिविटी उसकी हो रही है। तो वो हिस्सा है जब ड्राइविंग जो है वो साइकोलॉजी के साथ जुड़ती है, जो चीज़ें पड़ी होती हैं, फ्यूजन होते हैं, नए आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वहाँ से। अब रात को शुरू के 3-4 घंटों में आपको गहरी नींद आती है, लेकिन जब आप पीछे जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ख्वाब ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, नींद ज़रा हल्की हो जाती है। तो पहले 3 में मेमोरीज बनती हैं, आखिरी 3 में जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है। अब हम क्या करते हैं, हम 5 साइकिल लेते हैं, हम 8 घंटे सोते ही नहीं है, 7.5-8 घंटे। हम कहते हैं यार बस ठीक है, 5-6 घंटे बहुत हैं, ठीक है ना। अब 6 घंटे में क्या होता है कि हमारा वो दिमाग जो है उस तरीके से, फिर दिमाग में आपके दिमाग की नींद में सफाई होती है, आपके दिमाग में सारा दिन वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। जब आप सोते हैं तो आपके न्यूरॉन्स का साइज़ ना 30% से 50% छोटा हो जाता है। तो वो जब छोटे होते हैं तो राहदारियाँ बड़ी हो जाती हैं, तो सारा लिक्विड जो है ना वो फ्लूइड होता है, वो आ जाता है, तो आप फ्रेश हो जाते हैं, आप फ्रेश होके आ जाते हैं, उड़ जाते हैं। और ये जो अमिगडाला है ये काम डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, अगर ये हेल्दी है। लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि नहीं यार, और मेरे साथ बड़ी मरतबा ऐसा होता है, मेरे साथ बड़ी मरतबा होता है कि मुझे सुबह उठते ही पता लग जाता है कि सही नहीं है मेरी नींद, ठीक है। मुझे ये पता लग जाता है कि अब मैं बीमार होने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं 2-3 रातें नहीं सोता ना, मुझे पता है मुझे नज़ला ज़ुकाम होना है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है ना वीक हुआ। तो आपको अपने मोबाइल पर, अपने खाने पीने पर, सर अब खाने पीने का आप देखें, हम जिस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, हम जो रोटियाँ खा रहे हैं, हाई शुगर कंटेंट खा रहे हैं, ठीक है ना, हम जिस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, और बड़े शहरों में तो ये चीज़ें, तो वो क्या करता है, वो जो सिग्नल जा रहा है वो लिम्बिक ब्रेन में जा रहा है, वो भी आपके अमिगडाला को हिला रहा है। तो हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है वो इस तरह का है कि वो हमें इन चीज़ों से दूर लेके जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि जनरेशन Z जो है, अल्लाह ना करे, लेकिन इनको 25 साल के बाद वो बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी इस लाइफस्टाइल के साथ करे, जो हमें 50-60 साल में हमारी जनरेशन को हो रही है। ये एक खातून पे स्टडी हुई थी, और उस साइंटिस्ट ने कहा आप 1 महीने, हाँ वैसे उसने ना 6 वीक्स का कहा, 6 वीक्स आपने जाके मेडिटेशन करनी है,
ठीक है। वो मेडिटेशन क्या थी कि आप किसी जगह जाएं और जाकर एक पॉइंट पर फोकस कर लें और आपने 20 मिनट मेडिटेशन करनी है। उसने 6 हफ्ते मेडिटेशन की, फिर वो वापस आई। जब वो वापस आई तो उसका एमिगडाला का साइज़ छोटा हो चुका था, इसका मतलब वो लेस सेंसिटिव हो चुका था। अब उसको वो जो ट्रिगर थे वो उतने ज़्यादा तंग नहीं करते थे जितने मैंने, इंटीरियर स्टिमुलेट बढ़ चुका था, इसका मतलब वो फोकस कर सकती थी। जब ये बातें मैंने सुनी ना, तो मैंने ना अमेरिका से एक डिवाइस मंगाया। वो था ये EEG नहीं होता है, इंसेफ्लोग्राफ, इलेक्ट्रिकल इंसेफ्लोग्राफ डिटेक्टर। हाँ, वो इस तरह से, वो फिर वही होगा। उन्होंने भी कनाडा से मंगवाया और ये भी कनाडा में होगा। हाँ बिल्कुल, वो है जूम, ये क्या था कंपनी इस तरह का कोई। मैंने उसको डाला पहले दिन, जैसे ही वो आया ना, मैं बैठा हुआ था इस तरह, तो मैंने उसको डाल के मैंने कहा देखो मैं कितना काम हूँ। तो उसने मुझे रीडिंग दी 52%। देखो वो शोर था, बच्चे थे, ये वो था। उसके बाद मैंने ना फजर की नमाज के बाद उसको किया, तो उसने मुझे दिया कि अब 74%। ठीक है, मुझे आइडिया हो गया। फिर मैं एक दिन मैंने कहा अच्छा, मैं फिर उस पर तजर्बे कर, फिर मैं फजर की नमाज के बाद ना मैंने ना जिक्र शुरू कर दिया, ऐसे आंखें बंद करके ना जिक्र शुरू कर दिया, और साथ वो मैंने लगाया हुआ था करके। तो मेरी रीडिंग आई 89%। ये एक महीने में हुआ, यानी 52 से 89। तो मैंने अपनी वो मैडम को भेजा जिनसे ये सर्टिफिकेशन हुई ना, मैडम सेल्विया को। मैंने कहा जी ये, तो उसने कहा ये कैसे हुआ एकदम, क्योंकि वो तो आपको दूसरी ट्रेनिंग्स देती हैं, ये करती हैं, वो करते हैं। तो मैंने कहा जी नमाज के बाद किया। तो फिर उसने कहा नमाज क्या होती है, फिर मैंने उनको बताया नमाज ये होती है और इस तरीके से करते हो, वो करते हो। तो वो उन्होंने कहा अच्छा ये भी एक मेडिटेशन है। तो आप जो बात कर रहे हैं ना, एक पॉइंट पे फोकस करना, और ये तो इसका आपके ब्रेन में बहुत इफेक्ट होता है। और आपका जो फोकस है सर, 15-20 दिनों के बाद ना मुझे ये फील होना है, और ये मैंने साइंटिफिकली पढ़ा, लेकिन मैंने खुद फील किया जब आप 20 दिन मेडिटेशन करते हैं, कि मेरे बच्ची रो रही थी, और मैं ना वो होता था कि वो जब रोती थी तो मुझे गाड़ी चलाने में मसला होता था, स्पेशली लाहौर में। मैं लाहौर आया हुआ था, मुझे बड़ा, तो मैंने कहा मैं इसकी आवाज़ म्यूट कर देता हूँ, और मैंने अपने दिमाग में उसकी आवाज़ म्यूट कर दी, और मैं आराम से गाड़ी चलाता रहा। यानी आपका दिमाग यानी फोकस आपने उससे हटा के और तरफ कर दिया।